नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा पूरा एक सिलेबस उसका इंडियन पॉलिटी का इतना वास्ट रहता है कि उसका सिलेबस हर जगह पूछा जाता है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम करें, बेसिकली सीयूटी पीजी एंड यूजीसी नेट में इंडियन पॉलिटी से काफी हद तक सवाल आते हैं। आपके जितने भी आपके एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी आपकी इंडियन पॉलिटी की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसको देखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि इंडियन पॉलिटी की आप लोग के लिए एक सीरीज लाएंगे, जिस दिन रोज एक क्लास आप लोगों के लिए की आपको लोगों को दी जाएगी, जिसमें कि 10 सवाल होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए उन 10 सवालों का क्या होगा कि आप जब उन 10 सवालों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो होगी या क्वेश्चन को जो कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, या क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे भी आप लोग रूबरू होंगे। तो स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में लर्न टू अचीव। यानी कि आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, इसी के साथ साथ ये पीडीएफ जो है वो भी आप लोग के लिए फ्री प्रोवाइडेड होगा टेलीग्राम चैनल पे। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज का। The Constitution as adopted on November 26, 1949 contain which of the following? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद या 10 अनुसूची, ये आपको बताना है। तो अगर ध्यान से देखे जाए तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। इसका आंसर होगा, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, इसका आंसर अगर देखिए बच्चे तो क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा 1 एंड 2, क्योंकि जो 10 अनुसूचियां हैं उस टाइम पे कितनी थी, 8 थी। इस वजह से जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, का ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें बच्चों, जैसा कि हमने कहा भी है, आप लोग को एक्सप्लेनेशन मिलेगा। द मोशन ऑन द ड्राफ्ट Constitution was declared as passed on the November 26, 1949। 1949 को इसको पास कर दिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर को याद रखिएगा, 26 जनवरी को 26 जनवरी को क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो ये हमारा संविधान है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, उसको लागू कर दिया गया था एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर एंड प्रेसिडेंट। 26 नवंबर 1949 को इस पे सिग्नेचर किया गया था और इसको सभी के लिए, इसको जो मेंबर्स थी जो भी संविधान सभा के, उन सभी ने मंजूरी दे दी थी। यह वह तारीख भी है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में उस तारीख के रूप में किया गया है जिस दिन संविधान सभा में भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को सौंप दिया। लाइक इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया इन द Constituent Assembly adopted, enacted, gave to themselves this constitution। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो थी वो शामिल थी। तो यहां से क्लियर हो जाता है। द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वेरियस राइट्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे राइट्स है। ठीक है, वेरियस राइट्स, उन सभी वेरियस राइट्स के बारे में सवाल आपसे पूछा जाए। स्टेटमेंट दिया गया है, while ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country। जहां सामान्य कानूनी अधिकारों को सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किया जाता है, वहीं मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटी दी जाती है। ठीक है, ध्यान दिया। Ordinary rights may be changed by the legislative ordinary process of lawmaking, but fundamental rights may only be changed by amending the constitution itself। साधारण अधिकारों को विधायिका द्वारा साधारण अधिकारों द्वारा बदला जा सकता है कानून बनाने की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन मौलिक अधिकार को केवल संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द
ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। व्हाई इट इज करेक्ट, चलिए उसको देखते हैं। तो लेवल इसका है इजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान ने उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जिन्हें विशेष रूप से संरक्षित किया जाएगा। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। कितने हैं हमारे पास? 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक शब्द से पता चलता है कि अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं बच्चे जो हमारे लिए बहुत जरूरी रहते हैं, जैसे कि आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, आपका जस्टिस का जो अधिकार होता है, आपका शोषण के विरुद्ध जो आपको अधिकार दिए गए हैं, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो धर्म है, धर्म को जो इंडिया के लिए तो भाई धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो वहां पे आपको रिलीजन को फॉलो कैसे करना है, क्या चीज है, वो सभी मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार उसका उल्लंघन ना करे। संविधान यानी कि जो आपका जुडिशरी है वो। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे पास उपलब्ध अन्य अधिकारों से भिन्न है, जबकि सामान्य कानूनी अधिकार द्वारा संरक्षित और लागू होते हैं। मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत किए जाते हैं। कानूनी अधिकार, यहाँ पे देखिए कानूनी अधिकार उसको कह दिया गया है साधारण अधिकारी को। साधारण अधिकारों को विधायिका द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग उनका उल्लंघन करने वाला कार्य नहीं करेगा। इसको भी सुनिश्चित जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, एक्सपर्ट्स कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू एंड गोपाल स्वामी अयंगर। जाहिर सी बात है इसका आंसर जो होगा वो अधिक लोग सोच रहे होंगे क्या होगा, बी आर अम्बेडकर, पर नहीं बच्चे, इसका जो आंसर है वो जेएल नेहरू। क्यों होगा, आइए उसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू ने की थी। एंड देन उसके बाद फिर बी आर अम्बेडकर जी आते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं भाई, वो पूरा ड्राफ्ट जो है, मसौदा जो है वो उसको तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल में कंफ्यूजन बन सकता है, तो थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी लाके हम लोग कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। संविधान के विवरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए क्वासी फेडरल, केसी बेयर ने दिया है। बी बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन्स ने दिया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविन ऑस्टिन ने दिया है। सहकारी संघवाद, ग्रेनविन ऑस्टिन। डी फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये इसको किसने दिया है? इवर्ट जेनिंग्स ने दिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ये डी होगा। क्यों? क्योंकि केसी वेयर वाला सही है, आपका मॉरिस जोन्स भी सही है, ग्रेनविल ऑस्टिन जो है वो भी सही है। ठीक है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट ये किसने दिया है? ये हमको दिया है आपके केसी वेयर के द्वारा दिया गया है। सेम जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में क्वासी फेडरल भी देते हैं, और फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट जो है वो भी केसी वेयर के द्वारा दिया जाता है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा आप लोग को दिए मतलब जब क्वेश्चंस ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं तो सेम राइटर का दे दिया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टर्म फेडरेशन हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1. On the other hand, describe India as union of state, which implies two things. One, Indian federalism is not the result of the agreement by the state, and two, no state has the right to exceed from the federation. अब ध्यान देने की बात यह है कि फेडरल शब्द का इस्तेमाल संविधान में कभी भी नहीं किया गया है, फेडरेशन शब्द का नहीं किया गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जिसका तात्पर्य दो चीजों से, एक भारतीय संघ राज्यों द्वारा किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दो किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। इट इज नॉट ए फेडरेशन, ठीक है, बल्कि राज्यों का
संघ है। तो इसीलिए जो ऑप्शन, इसलिए भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से वर्णित किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं फेडरल इनफॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, जो कि और क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर ने दिया है। अर्धसंघीय जो है आपका बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ पे। एंड फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय इवर जेनिंग्स, मतलब कि जो सेंट्रल केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति होती है, केंद्र सरकार जो रहता है वो अपना जो जिस तरीके से दबदबा दिखाता है उस पे आपके इवर जेनिंग्स बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग 3 राइट्स टू द अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, यानी अगर कोई भी दोषी है किसी भी अपराध का तो उसको कौन कौन से अधिकार, 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो भाई जो इसका आंसर काफी इजी है। क्यों इजी है भाई, अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों में से अमिताभ बच्चन की जिसने अंधा कानून देखी है भाई, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और उसको पता है कि भाई ये ऑप्शन सही है। नो लॉज शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैकडेट, किसी भी कानून को पिछली तारीख से किसी भी कार्रवाई को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है बच्चे, 1 and 2 ऑल आर द करेक्ट, ठीक है। क्यों भैया, ये देखते हैं। हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। हम अक्सर ये मानते हैं कि जिस किसी पर भी किसी अपराध का आरोप लगाया गया है वह दोषी है, ठीक है। हालांकि कोई भी तब तक दोषी नहीं है जब तक अदालत उस व्यक्ति के अपराध को ना मान ले, तब तक वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। यह भी आवश्यक है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर मिले। अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई के लिए सुनिश्चित करने के लिए संविधान के 3 अधिकार प्रदान किए गए। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। कोई भी कानून पिछली तारीख से किसी भी कार्रवाई को अवैध घोषित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाएगा, वह स्वयं के विरुद्ध क्या करे, साक्ष्य जो है वो दे, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रिगार्ड टू द फेडरेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारत में फेडरेशन से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। द टर्म फेडरेशन हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, तो सही है ये। इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, भारतीय फेडरेशन राज्यों का द्वारा एक समझौते का परिणाम है। तो यहाँ पे जो बच्चे आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, केवल फर्स्ट। क्यों होगा, क्यों भाई हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या देखा कि हमारा जो भारत है, भारत में एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ एक संघीय प्रणाली आई है, ठीक है। फेडरल सिस्टम है, भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह क्या उपयोग किया गया है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इम्प्लाइज 2 थिंग्स। Indian federation is not the result of an agreement by state. No state has the right to secede from the federation, यानी कोई भी राज्य यहाँ से संघ से अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Constitution of India has borrowed the parliamentary form of government from, भारत के संविधान ने सरकार के संसदीय स्वरूप को निम्न से उधार लिया है। तो काफी सही सवाल है और काफी बार पूछा जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, यूएसएसआर। तो भाई ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। क्यों, क्योंकि 1688 में आप लोग देखोगे फर्स्ट टाइम वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि प्रमुख जो होते हैं वो पीएम होते हैं। मुख्य प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और वही सारे जो सरकार के कार्यभार है वो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, ठीक है।
और उस टाइम पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, ब्लड रेवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पे जो लोग थे वो एनलाइटेंड हो गए थे, उनको जागरूकता आ गई थी अपनी राइट्स को लेके। देन वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश में स्टार्ट हो जाती है। भारत के संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय सरकार प्रणाली को चुना। संसदीय प्रणाली विधायी कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रीय प्रणाली दोनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित रहती है। ड्यू टू दैट लोगों ने किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। With regard to the doctrine of sovereignty of parliament and judicial supremacy, consider the following statement. संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कार्यों पर कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है द डॉक्ट्रीन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। संसद की संप्रभुता किससे है? आपके संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विद दैट ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। भारतीय संविधान प्रदान करता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत कानून की उचित प्रक्रिया। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा बच्चे वो क्या है, वो है 1 और 2। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला और दूसरा वाला। क्यों है उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है। ठीक है, संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी है, इसको लिख लीजिएगा। आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चे, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करें। ठीक है, स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। This is because the American Constitution provides for due process law against that of procedure established by law contained in the Indian Constitution Article 21। और यही कारण है कि जो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत होगा। ठीक है, Which of the following seeks to establish welfare state in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में कल्याणकारी राज स्थापित करना चाहता है? ठीक है, आपके भाई बड़ा इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। तो आपका डीपीएसपी बहुत इजी है। ठीक है, सरकार राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, वह राज्य में वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य के जितने भी सिद्धांत है उनको फॉलो अप करे। According to Dr. B.R. Ambedkar, the directive principle of state policy is a novel feature of the Indian Constitution. They are enumerated in the part 4th of the Constitution. They seek to establish welfare state in the India. The directive principles are meant for the promoting ideal of social and economic democracy. यानी जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समाज में सामाजिकता जो रहती है, आर्थिक स्थिति जो रहती है किसी की कम है, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शंस दिए गए, भारत मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। These were added during the operation of the internal emergency. It was recommended by the Swan Singh Committee. ठीक है, then the 44th Constitution Amendment added one more fundamental duty। ठीक है, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास, हमें मौलिक कर्तव्य तो पता रहता है, बट कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोग को पता है कितने हैं? अगर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर लास्ट तक जो वीडियो, इस वीडियो के लास्ट तक जो बच्चे आए हैं ना, आई विल से दे आर वेरी सिंसियर, दे विल बी वेरी सिंसियर। ठीक है, तभी आए हैं। तो इसीलिए जिनको लग रहा है कि इसका आंसर क्या कहते हैं, कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं, जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पूछा जा रहा है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बच्चे आपका केवल 3। अगर सही पूछा जाता तो 1 और 2 होता। क्यों होता, आइए उसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा जांचते हैं, समझते हैं।
मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। वहां पे मूल अधिकार थे, ठीक है, मौलिक अधिकार थे। इन्हें आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 से 77 के टाइम पीरियड में लगा था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, के संचालन के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी समिति की सिफारिश पर 1976 के 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। और स्टेटमेंट थर्ड की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार ये क्वेश्चन तो भाई आप लोग को देखना चाहिए। ये अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना चाहिए, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गए तो आपके काफी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है। इन 2002 के 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसने बच्चों को शिक्षा के अवसर देना बच्चों के माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, भाई याद कीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल इसका लीजिए, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन इसका दूसरा नाम है। आपसे सवाल आएगा, राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया था, तो आप बता सकते हैं 2002 में 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जहां से, सोचिए 2002 में इसको लागू किया गया। हम लोग आजाद कब हुए थे? 1947 में। इतना लग गया भाई, इतना टाइम क्यों, कैसे लग गया? ये थोड़ा सोचने वाली विषय की बात है। शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है जो किसी भी सरकार को उलट पुलट करके रख सकता है। क्यों देरी हुई, किस वजह से हुई, शायद आज हमें उसका जो है हर्जाना हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। हर किसी को, चाहे वो बिहार के लोग हो, चाहे यूपी के लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस चीज को भुगत रहे हैं। एक मौलिक कर्तव्य बनाने के लिए, ड्यूटी बनाने के लिए, एक एक्ट बनाने के लिए इतना टाइम पीरियड लग गया। और ये भी सब कितने एज के, इसमें जो एज लिमिट है आप देखिएगा, एज कितनी है, 6 से 14 वर्ष, सिर्फ इतनी है। उसके बाद फिर क्या, फ्री एजुकेशन सबको दिया जाएगा। ठीक है, वो भी सरकारी स्कूलों के द्वारा। ओके। तो आज हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के कुछ सवाल जो है वो सॉल्व किए। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के सवाल जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किए। आगे के जो वीडियोस है उसको देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वजह से आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज मुझे आंसर चाहिए भाई, कितना मौलिक अधिकार है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार लगता है कि हमें नहीं आएगा, बट आता है एग्जामिनेशन में, तो उसको भी बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।